हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार बहुत अच्छे होंगे और आप सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इवन ट्रेडिंग भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी, प्रैक्टिस भी जोर शोर से आप कर रहे होंगे। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, गाइस चीयर्स। तो आप लोगों को तो मज़ा आने वाला है आगे की और जर्नी में। लेकिन भाइयों, जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग उस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिएगा। कल मैंने एक वीडियो बना के डाली थी जिसको हम कहते हैं लाइव ट्रेडिंग विद ऑब्जर्वेशन। और वो लाइव ट्रेडिंग की ऑब्जर्वेशन का बेसिस क्या था? लाइव ट्रेडिंग की ऑब्जर्वेशन का बेसिस था मार्केट का चार्ट, उस चार्ट की बैक स्टोरी कि प्रीवियस उसकी क्या कहानी रही है, क्या स्टोरी परफॉर्म कर रहा था मार्केट के बिहेवियर को हम कैसे समझेंगे? जब हम मार्केट की बैक स्टोरी को समझेंगे तभी तो हमें पता लगेगा ना। अगर हमने किसी को देखा है, किसी भी इंसान को, कि भाई वो अपने ऑफिस जब जाता है तो वो इस तरीके से जाता है, वो इतने बजे आ जाता है, फिर वो ये करता है, वो करता है, तो ये उसकी बैक स्टोरी है। तो आगे चल के अगर हमसे कोई पूछेगा उसके बारे में, उस पर्सन के बारे में, तो हम बता देंगे यार हाँ वो तो ऐसे ही करता है, इतने बजे ऑफिस जाता है, यहाँ से ऑटो लेता है, ये करता है, ये चीज़ खाता है, ऑफिस जाता है, काम करता है, वहाँ से वापस आता है, तो फिर ऐसे करता है। तो हमें उसकी एक बैक स्टोरी, उसके हमें आगे वाले फ्यूचर मोमेंट्स का एक झलक कह सकते हैं। एकदम एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता सब कुछ, लेकिन हमें आइडिया लग जाता है, उसको कहते हैं बैक स्टोरी। तो जैसे हम किसी की बैक स्टोरी को समझते हैं, किसी के पैटर्न को समझते हैं, वैसे ही हमको मार्केट की भी बैक स्टोरी को समझना चाहिए। तो हमारे लिए ट्रेडिंग जर्नी और आसान हो जाएगी और हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा एक अच्छे सुपीरियर लेवल पे बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। कल की जो वीडियो थी गाइस, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि आप सभी लोग इसको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। और मुझे पता है कि अगर मैं कोई नॉलेजेबल वीडियो डालता हूँ, नॉलेजेबल वीडियो तो खैर मेरी सारी होती है, चाहे मैं लाइव ट्रेडिंग करूँ या ना करूँ, लेकिन जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैं ट्रेडिंग की बातें करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ ना, लाइव करके दिखाता हूँ, प्रॉफिट भी करता हूँ, लॉस भी करता हूँ, उनमें लोगों को बड़ा चस्का आता है, बड़ा स्वाद आता है भाई। लेकिन जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट उस तरीके से बताता हूँ कि अगर एक बार उस कॉन्सेप्ट को आप समझ लो और उसको रियल मार्केट में ट्राई करो, उनको देखो, समझो, बैक टेस्ट करो, एनालाइज करो, उसके बाद ट्रेड करो, डेमो में करो, मत रियल मनी लगाओ, तो उससे आपको बेनिफिट होगा। तो आज उसी से रिलेटेड एक प्राइस एक्शन की वीडियो का एक पार्ट मैं और लेकर के आया हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त कहते हैं कि भैया एसएनआर पे ट्रेडिंग करो, ट्रेंड लाइन वगैरह बताओ। मैं सब कुछ बताऊंगा। देखो, प्राइस एक्शन मैंने स्टार्ट कर दिया है, प्राइस एक्शन की सीरीज़ मैंने स्टार्ट अच्छे से करी दी है भाइयों। तो उसमें कोई टेंशन आपको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो प्राइस एक्शन की सीरीज़ है, जैसे कि अगर मैं आपको अपनी प्लेलिस्ट दिखाऊं, तो मैंने हर चीज़ की यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना के रखी है अपने चैनल पे। ट्रेडिंग के लिए मोटिवेशन चाहिए तो यूट्यूब शॉर्ट से आप ले सकते हो। ट्रेडिंग में हमने क्या किया माइंडसेट को मास्टर करने के लिए, ऑल्दो हम हर वीडियो में माइंडसेट को मास्टर करने की ही बात करते हैं, ट्रेडिंग तो उसकी एक अलग बना रखी है। रियल ट्रेडिंग जहाँ पे कोटेक्स से हम कर सकते हैं टूर्नामेंट के थ्रू, जिसमें मनी नहीं लगाना है, उसके लिए मैंने ये वीडियो बना रखी है। इसकी एक प्लेलिस्ट है, आगे कोई रिलेटेड वीडियो आएगी तो मैं इसी में डालता जाऊंगा। मनी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग है, कोटेक्स में डिपॉजिट विड्रॉल के रिगार्डिंग है। तो हर चीज़ की एक प्लेलिस्ट मैंने डिज़ाइन कर रखी है। स्ट्रेटजी की क्या प्लेलिस्ट है, 8 डेज चैलेंज में मैंने क्या क्या किया, कहाँ लॉस किया, कितना लॉस किया और कितना प्रॉफिट किया, और मैं क्या गलतियां कर रहा था जिसकी वजह से मेरा लॉस हो रहा था, क्या सही चीज़ कर रहा था जो जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट हो रहा था। तो ये सारी एक जर्नी है मेरे यूट्यूब चैनल की, जो एक तरीके से आप लोगों के लिए आपकी जर्नी की स्टार्टिंग है। तो आप अगर ये सारी चीज़ें देखते जाएंगे ना, प्लेलिस्ट वाइज, आपको ढूंढना नहीं है कि यार इतनी बड़ी वीडियो में अब ये वीडियो कौन सी देखूँ, वो मैंने बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो जो मैंने ये प्लेलिस्ट बनाई है, आप एक एक करके प्लेलिस्ट को देखिए, समझिए। तो अभी फिलहाल में हमारी प्राइस एक्शन की जो सीरीज चल रही है, तो उसमें सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको एकदम बेसिक से चीज़ें स्टार्ट की है। क्यों की है? क्योंकि आप उन सब चीज़ों को समझ पाओ। तो कल की जो मैंने वीडियो डाली थी बैक स्टोरी वाली, तो यही मैंने बोला था ना मैं एक स्टोरी की वीडियो डालूंगा, तो आज वो स्टोरी वाला ही दिन है जो मैं बताऊंगा। जो कहते हैं ना एसएनआर लेवल लगाना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो बात करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन और क्या चल रहा है मार्केट में, जिस मतलब मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप जितना मुझे समझ में आ रहा है, ये स्टेप्स कोई डिफाइंड नहीं है कहीं पे भी कि ऐसे ऐसे ही पढ़ाना है या ऐसे ऐसे ही चीज़ें समझ में आएंगी। ये मेरे दिमाग की उपज है भाइयों। सब कुछ पढ़ा है मैंने, कभी कुछ पढ़ा कभी कुछ पढ़ा, लेकिन मुझे लगा कि अगर किसी को बताना चाहिए जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी, कि यार चीज़ें सब मिल रही है यूट्यूब पे, इतना सॉलिड कंटेंट मिल रहा है जो कहीं नहीं मिल सकता, कोई पेड में भी नहीं दे सकता, पर लोग उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते, लोग उसको समझते ही नहीं है, लोग कुछ करते ही नहीं है। तो भाई मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जो मुझे प्रॉब्लम हुई थी उन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं चीज़ें बना रहा हूँ। उस हिसाब से मैंने प्लेलिस्ट डिज़ाइन करी है। प्राइस एक्शन प्रो की प्लेलिस्ट जो मेरी है उसमें मैंने ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया यहाँ से कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, फिर मैंने कैंडलस्टिक
का पैटर्न बताया जिसमें मैंने सिंगल कैंडलस्टिक को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद फिर मैंने उसकी एडवांसमेंट बताई कि उसमें हम किस तरीके से एडवांसमेंट ले सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने, अब मुझे लगा कि सेकंड डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने वो ना बनाकर उससे पहले गैप अप गैप डाउन का बनाया। क्यों? ये किसी की क्वेरी नहीं थी, मैंने इसलिए बनाया कि उससे पहले आपको गैप अप गैप डाउन समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न लेके आया, क्योंकि जो पैटर्न्स होते हैं वो उसमें गैप डाउन भी हो रहे हैं, गैप अप भी हो रहे हैं, तो वो आपको समझ नहीं आएगा। मैं बता दूंगा कि भाई अगर ये कैंडल मिल गई तो अप लेना डाउन लेना, ये तो सब बता रहे हैं, लेकिन मैं यूनिक क्या कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने गैप अप गैप डाउन पहले लिया, फिर डबल लिया कैंडलस्टिक, उसके बाद ट्रिपल कैंडलस्टिक लिया। उसके बाद भी फिर मैंने आपको डाउ थ्योरी भी बताई है कि डाउ थ्योरी क्या होती है, और डाउ थ्योरी की जिसने भी मेरी वीडियो देखी है तो आप समझ पाएंगे ये सारी चीज़ें, उसमें सारी चीज़ें आप टेस्ट आउट कर सकते हैं डाउ थ्योरी जो मैंने आपको बताई है। तो इसी से रिलेटेड मैं आज एक वीडियो और लेकर के आया हूँ जिसमें अभी हम बात कर रहे हैं, और आज की जो वीडियो है ये है हमारी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस से पे पहुंचने से पहले मैं आपको डिमांड सप्लाई बताना चाहता हूं कि मार्केट है तो मार्केट क्या है, और मार्केट में डिमांड है तो सप्लाई क्यों है, सप्लाई है तो डिमांड क्यों है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने के लिए आया हूं। सबसे पहले हम समझते हैं मार्केट, कि एक मार्केट क्या होता है। ठीक है, तो अब जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मार्केट क्या है। अ मार्केट इज ए, जस्ट अ मिनट गाइज, मैं ये देख लेता हूँ। ठीक है, ओके कर दिया, एक मिनट गाइज। मुझे यहाँ पे पेंसिल देखनी है, पेंसिल, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आपको पेंसिल से समझा दूँ, पर कोई बात नहीं, पेंसिल रहने दीजिए। आज मैं आपको माउस से ही समझा देता हूँ, पेंसिल के चक्कर में बहुत टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले हमको मार्केट समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई मार्केट क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले अगर जब तक हम मार्केट समझेंगे ही नहीं तो हमें आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले मार्केट हमारा क्या है वो आप समझ लीजिए। The market. A market is an interaction between buyers and sellers of trading or exchange. कहना ये चाह रहे हैं मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे खरीदने वाला और बेचने वाला, यानी कि यहाँ पे जो बायर है और ट्रेडिंग बायर है और सेलर है, दोनों आते हैं ट्रेड करने के लिए, मतलब खरीदने बेचने के लिए। खरीदने बेचने को करना कहते हैं ट्रेड, और या फिर हम इसको एक्सचेंज भी कह सकते हैं। एक्सचेंज क्यों कह सकते हैं? जहाँ पे खरीदा बेचा जाता है वो एक्सचेंज ही होता है। तो मार्केट एक ऐसी जगह है, या हम कह सकते हैं कि एक एक्सचेंज है जहाँ पे हम खरीद फरोख्त कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे कह रहा है इट इज़ वेयर द कंज्यूमर बाइज एंड द सेलर सेल्स। ये जहाँ पे जो बेचने वाला है वो बेचता है, खरीदने वाला खरीदता है। बहुत सिंपल चीज़ है। गुड मार्केट क्या होता है? मार्केट के भी टाइप होते हैं। गुड मार्केट होता है इट इज़ वेयर वी बाय कंज्यूमर गुड्स। तो ये गुड्स की मार्केट होती है जहाँ पे कंज्यूमर के गुड्स प्रोवाइड होते हैं। लेबर मार्केट क्या होती है? इट इज़ वेयर वर्कर्स ऑफर सर्विसेज एंड लुक फॉर जॉब्स एंड वेयर एम्प्लॉयर्स लुक फॉर वर्कर्स टू हायर। ये कह रहे ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे काम करने वाला काम की तलाश में होता है, जॉब की तलाश में होता है, और जो काम देने वाला होता है वो वर्कर्स की तलाश में होता है, एक लेबर की तलाश में होता है कि भैया कोई मुझे मजदूर मिले या कोई काम करने वाला मिले। तीसरी मार्केट होती है फाइनेंशियल मार्केट। इसमें क्या होता है? इस मार्केट में ये बोल रहा है इंक्लूड्स स्टॉक मार्केट वेयर सिक्योरिटीज ऑफ कॉर्पोरेशंस आर ट्रेडेड। ये कह रहा है कि स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट ही एक तरीके से स्टॉक मार्केट है, क्योंकि फाइनेंस का ही काम होता है वहाँ पे, जहाँ पे सिक्योरिटीज़ की, ये कह रहा है वेयर सिक्योरिटीज ऑफ कॉर्पोरेशन आर ट्रेडेड, मतलब जो सिक्योरिटीज ऑफ कॉर्पोरेशन होती है वो ट्रेड करते हैं। ठीक है गाइज, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, पर आपको सही चीज़ें बताऊंगा, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग से बता रहा हूँ। जिसको समझ में आता हो भाई वो ये वीडियो देखे ना देखे उनकी मर्जी है, स्किप करे वो उनकी मर्जी है। लेकिन जिसको नहीं आता है या थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, स्टार्टिंग से सारी चीज़ें देखना, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन का सी भी नहीं मिलेगा। कन्फ्यूजन तो बहुत दूर की बात है। अब मार्केट में क्या है? द मार्केट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज it is where a person who has excess goods can dispose them to those who need them। ये कह रहा है एक मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ कोई भी पर्सन होता है, एक्सेस करता है गुड्स का, तो उनको डिस्पोज कर सकता है जिनको उसकी ज़रूरत होती है। जैसे कि आप हो, आप मान के चलो आपका एक सेब की शॉप है, आपकी एक फ्रूट की शॉप है। तो फ्रूट क्या है? फ्रूट आपके गुड्स हो गए। ठीक है, अब आप उनको कहाँ पे दोगे? जिनको उसकी ज़रूरत होगी। तो जहाँ पे आप बैठ रहे हो, जहाँ आपसे लोग परचेज कर रहे हैं और आप सेल कर रहे हो, तो वो क्या हो गया? वो एक जगह मार्केट हो गई, और जो आप लेना देना कर रहे हो वो हो गई आपकी ट्रेडिंग।
दिस इंटर दिस इंटरेक्शन शुड लीड टू एन इम्प्लिसिट अग्रीमेंट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स ऑन द वॉल्यूम एंड प्राइस। सही बात है। अगर आप जाते हो दुकानदार के पास, दुकानदार से बोलते भैया मुझे 1 किलो, भैया सेब का क्या प्राइस है, उसने बोला सेब का प्राइस जी 160 रुपये किलो है। तो आपने बोला ठीक है भैया आप मुझे 1 किलो सेब दे दीजिए। दूसरा ग्राहक आया, उसने भी सेम चीज़ पूछी, उसने कहा भैया आप मुझे 2 किलो सेब दे दीजिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, लोगों को, बायर्स को, सेलर्स को पता होना चाहिए वॉल्यूम क्या है और प्राइस क्या है। बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, इन चीज़ों को समझ गए ना भाइयों तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अब स्टार्टिंग करते हैं डिमांड एंड सप्लाई की। अब देखो मार्केट है, तो मार्केट में मैंने आपको बताया बायर भी है सेलर भी है। एक खरीद रहा है, बेच रहा है, वो कह रहा है 1 किलो सेब दे दो 160 रुपए के, एक बंदा कह रहा है अच्छा 160 के 2 किलो दे दो, कोई आधी किलो भी ले जा रहा है। तो ये हो क्या रहा है, मान के चलो अगर आपको सेब की ज़रूरत है तो आपको एक डिमांड है कि यार मुझे सेब चाहिए, और जो सेब बेच रहा है वो आपको सप्लाई कर रहा है। इसको कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई, इजी लैंग्वेज में। अब आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो सप्लाई और डिमांड आप समझ चुके हैं जो मैंने आपको अभी भी बताया है। ठीक है, अब बताता हूं कि जो डिमांड है वो डिमांड क्या होती है। ये कह रहा है व्हाट इज डिमांड, क्वांटिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। ये कह रहा है कि कोई भी चीज है, जैसे कि मैंने सेब का एग्जांपल लिया, क्वांटिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर गुड, मान के चलो सेब की जो भी क्वांटिटी है या फिर जो भी सर्विस मैं दे रहा हूं, या तो मैं गुड दूंगा या तो मैं प्रोडक्ट दूंगा या सर्विस दूंगा। तो अगर मैं प्रोडक्ट दे रहा हूं, प्रोडक्ट क्या है मेरा, सेब है। प्रोडक्ट जो है, तो प्रोडक्ट जो मैं ले रहा हूं तो मैं तो कंज्यूमर हो जाऊंगा, और जो बेचने वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बायर हो जाएगा। तो ये कह रहा है जो कंज्यूमर होगा वो उसको खरीदना चाहे डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे। कहीं पे 160 रुपए किलो भी सेब मिलता है, कहीं 165 भी मिलता है, कहीं 150 भी मिलता है, कहीं 120 भी मिलता है। वो सेब की क्वालिटी पे डिपेंड होता है। लेकिन यहाँ पे क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इस फाइनेंशियल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पर यहाँ पे मैं एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे एक ही चीज़ बिक रही है। तो बस आप इतना ही समझिए, अभी क्वालिटी की बात नहीं आई, सिर्फ क्वांटिटी की बात आई है और उस गुड की बात आई है। ठीक है गाइज, अब मैं आपको और बता देता हूं इसका लॉ क्या होता है। जो डिमांड है उसका लॉ क्या है, मतलब क्या नियम है उसका। ये कह रहा है कंज्यूमर्स बाय मोर ऑफ अ गुड व्हेन इट्स प्राइस डिक्रीजेस एंड लेस व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीजेस। ये कह रहा है कंज्यूमर जब ज्यादा खरीदते हैं किसी भी चीज को जब उसका प्राइस कम हो रहा होता है, और जब कम खरीदते हैं जब उसका प्राइस बढ़ रहा होता है। ये हकीकत बात है। अभी कोई चीज़ महंगी हो जाए तो लोग उसे बहुत कम खरीदते हैं, और जब कोई सस्ती होती है तो लोग सोचते हैं और लो और लो। ऐसे ये बता रहा है व्हेन प्राइस गोज अप, जब प्राइस ऊपर जाता है डिमांड नीचे आ जाती है। जब व्हेन प्राइस गोज डाउन, जब प्राइस नीचे आता है तो डिमांड ऊपर हो जाती है। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगला आपको बताता हूं इसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो ये कह रहा है पहला फैक्टर होगा चेंजेस इन इनकम, द इनकम इफेक्ट। मान के चलो आप एक सैलरीड पर्सन हो, कुछ भी हो, तो आपकी इनकम पे जो इफेक्ट होगा तो वो एक चेंज हो गया, आपकी इनकम बढ़ गई या घट गई। तो यहाँ पे ये बोल रहा है व्हेन इनकम गोज अप, जब इनकम बढ़ती है कंज्यूमर ज़्यादा खरीदता है, जब इनकम घटती है कंज्यूमर कम खरीदता है। तो ये फैक्टर्स होते हैं डिमांड के। दूसरा फैक्टर क्या होता है, दूसरा फैक्टर होता है प्राइसेस और अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट। मतलब प्राइस और अवेलेबिलिटी, मतलब एक तो चीज हो गई और उस चीज की अवेलेबिलिटी, कि वो चीज अवेलेबल है या नहीं, ऐसा तो नहीं है खत्म ही हो गई, तो वो सब्स्टिट्यूशन होते हैं। इसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। अब ये क्या बोला है, अ सब्स्टिट्यूट इज अ गुड दैट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ अनदर। सपोज करो इन्होंने एग्जांपल दिया है जैसे स्टारबक्स है, मुझे नहीं पता स्टारबक्स की कॉफ़ी कितने की है, एक अंदाज़ा मैं लेता हूँ कि अगर मान के चलो इसकी कॉफ़ी स्टारबक्स की 450 की है, 450 की है। अब स्टारबक्स नहीं है, अब स्टारबक्स नहीं है, अब कॉफ़ी तो पीनी है और ब्रांडेड कॉफ़ी पीनी है, तो डंकिन डोनट्स की हमने पी ली, तो डंकिन डोनट्स की कॉफ़ी पी ली। या मान के चलो कोल्ड ड्रिंक है तो कोल्ड ड्रिंक स्टारबक्स की ले ली, या डंकिन डोनट्स पे जो भी आइटम मिलता है। अब ये मत बोलना कि भाई इस पे ये मिलता है वो नहीं मिलता है, मैं कभी गया नहीं हूँ उसके बारे में यार, बहुत गरीब बंदा हूँ, मुझे पता नहीं है। तो स्टारबक्स पे जो भी चीज़ मिल रही है, स्टारबक्स पे जैसे कॉफ़ी मिल रही है, उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो गया, डंकिन डोनट्स। तो वहाँ से हम ले सकते हैं। इन दोनों के प्राइस में ज़रूर कोई ना कोई डिफरेंस होगा। अगर मान के चलो ये 450 रुपये का स्टारबक्स, ये ग्लास स्टारबक्स का 450 रुपये का है, ये 400 रुपये का होगा, पर चीज़ें वही है, काम वही है, लेकिन प्राइस में अवेलेबिलिटी की वजह से, अब मान के चलो नहीं होगा तो आप ये ले लोगे ना कि चल यार काम तो वही है, वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, 50 रुपये सस्ता ही मिल रहा है या 50 रुपये महंगा मिल रहा है, जो भी है। तो ये अवेलेबिलिटी और प्राइस दोनों पे डिपेंड करता है ये फैक्टर। इसके अलावा और क्या आता है, तीसरा फैक्टर आपका क्या होता है,
ये कह रहा है प्राइसेस और अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं ना, जैसे कि अब यहाँ पे ये स्किपी की सुपर चंक पीनट बटर दे रहा है, अब इसके साथ इसने क्या बोला, आप स्ट्रॉबेरी जैम भी ले जाओ, तो ये इसको कॉम्प्लीमेंट्री एक चीज़ दे रहा है जो कि एक साथ बेची जा सकती है। आपके पास आया, उसने कहा भाई ये 200 रुपये का पीनट बटर है, वैसे नॉर्मली 180 रुपये का आता है, तो मैं आपको ये 200 रुपये का दूंगा, और इसके साथ ये बेनिफिट है जो कि ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ की बॉटल है, उसने बोल दिया। तो उसने कहा चलो ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो गया उसके साथ में, जिसकी वजह से प्रोडक्ट और जल्दी और ज़्यादा बिकेगा। ठीक है। चौथा क्या होता है इसमें फैक्टर, चौथा फैक्टर ये होता है चेंजेस इन द नंबर ऑफ बायर्स। सही बात है, एक ही टाइम पे बायर की क्वांटिटी कहीं पे 100 लोगों की हो सकता है एक जगह पे कहीं से 100 लोग परचेस कर रहे हैं कोई चीज़ को, हो सकता है एक जगह पे कहीं 2 लोग ही परचेस कर रहे हैं। ठीक है, तो जहां पे ज्यादा बायर्स होंगे वहां पे सेल ज्यादा होगी, जहां पे कम बायर्स होंगे वहां पे सेल कम होगी। ठीक है, इसके अलावा पांचवा क्या फैक्टर होता है हमारा, ये भी देख लेते हैं। पांचवा फैक्टर होता है चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जैसे इन्होंने एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल दिया है, एक पहले कैसेट आती थी, अब ये फिर आईपॉड का इन्होंने दे दिया है। ठीक है, तो पहले जो, अब काम तो वो भी कर रहे हैं, गाने इससे भी सुने जा रहे हैं, गाने इससे भी सुने जा रहे हैं, यहाँ पे टेस्ट का चेंज हो गया प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो ये सब चीज समझने वाली है। इसके अलावा अब सप्लाई क्या होती है, ये कहते हैं द सप्लाई, सॉरी व्हाट इज सप्लाई, सप्लाई द अमाउंट ऑफ ए प्रोडक्ट दैट इज ऑफर्ड फॉर सेल एट ऑल पॉसिबल प्राइसेस इन द मार्केट। ये कह रहे हैं कोई भी अमाउंट होता है किसी भी प्रोडक्ट का जो ऑफर किया जाता है सेल के लिए, वो पॉसिबल प्राइसेस, मतलब सारे पॉसिबल प्राइसेस होते हैं मार्केट में। इसके अलावा और आपको बता देता हूं, तो कहते हैं द लॉ, तो अब जैसे आपको मैंने अभी डिमांड भी बताया, उसके बाद मैंने आपको सप्लाई का भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। ये मैं डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बहुत ही बेसिक लेवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये इकोनॉमिकल भी लग सकता है किसी को फाइनेंशियल भी लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोचने की बात है। लेकिन ये एक टर्म है, अगर आप इन ABCDs को समझते जाएंगे तो आपको आगे इंग्लिश बोलने समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए ही मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। ये जो एफर्ट है मेरा, ये एफर्ट इसलिए है ताकि अगर मैं भी कहीं पे फंसूँ ना, तो मैं भी इन चीज़ों को देख लूँ, समझ लूँ, और मैं आगे चल के और भी प्रॉफिटेबल होता जाऊँ और अपनी चीज़ों को और ध्यान में रखता जाऊँ। जब मैं आपको कोई चीज़ बताता हूँ तो इससे मुझे भी उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पे आपसे ज़्यादा तो मुझे अपना फ़ायदा लगता है, तो मैं तो भाई सेल्फिश बंदा हूँ, मैं अपने लिए ये सब कर रहा हूँ। आपको देखना है देखो, वरना मत देखो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन जो देखेगा, समझेगा, करेगा, भाई साहब उसकी फाउंडेशन इतनी मजबूत हो जाएगी उस बंदे की कि उसके लिए ना आगे चल के चीज़ों को टैकल करना, उनको डील करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या कहते हैं, द लॉ ऑफ डिमांड डिस्क्राइब्स हाउ प्राइस अफेक्ट कंज्यूमर। तो डिमांड वाले लॉ में क्या हो रहा था, वहां पे प्राइस अफेक्ट हो रहे थे कंज्यूमर्स के, किस तरीके से हो रहे थे, ये सब चीजें हमने जानी। लेकिन सप्लाई में क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स जो उस चीज को प्रोड्यूस कर रहा है, जो बना रहा है, उस पर कैसे प्राइस इफेक्ट होता है। ठीक है जी। इसके अलावा अब आपने ये भी देख लिया कि भैया सप्लाई क्या होती है, आपने ये भी देख लिया डिमांड भी क्या होती है। डिमांड के साथ आपने कुछ फैक्टर्स भी देखे थे। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स यहाँ पे हमारे पास सप्लाई में भी होंगे। तो सप्लाई के क्या फैक्टर होते हैं, सबसे पहला फैक्टर सप्लाई का क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इनपुट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना इनपुट आप दे रहे हो और कितना प्रोडक्शन कर रहे हो। व्हेन प्रोडक्शन गोज अप, जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो सप्लाई डाउन हो जाती है, क्योंकि भाई तादाद इतनी ज़्यादा हो गई है, सप्लाई कम हो गई है। अब प्रोडक्शन जैसे ही कम होता है सप्लाई बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को डिमांड आती है और दो और दो। ठीक है, सॉरी, सप्लाई बढ़ जाती है जब प्रोडक्शन घटता है। ठीक है गाइज, अब जो मेरा जो सेकंड सेशन होता है वो होता है कमेंट सेक्शन का। तो कमेंट सेक्शन में एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछी हैं और मैं आपको बता देता हूँ। दाइम ऑफिशियल कोटेक्स लाइव ट्रेडिंग वाली वीडियो पे कहते हैं हर्ट भेजें, थैंक यू भाई। अभी कहते हैं भाई आप बस लर्निंग करने पर फोकस करो, डिपॉजिट विड्रॉल की हज़ारों वीडियो यूट्यूब पर हैं, सेम मेथड, लव फ्रॉम पाकिस्तान। राइट भाई, थैंक यू मेरे भाई, ये मेरी बात को समझ पाया। यूजर DI कहते हैं सर मैं मोहम्मद अजमल पाकिस्तान से, सर पॉकेट ऑप्शन की कोई वीडियो बनाओ प्लीज़। भाई देखो, पॉकेट ऑप्शन की वीडियो मैं बना नहीं सकता हूँ, क्योंकि पॉकेट ऑप्शन में यूज़ करता नहीं हूँ, मैं कोटेक्स यूज़ करता हूँ। तो आप भी कोटेक्स यूज़ करें। और दूसरी बात ये जो भी नॉलेज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये चीज़ पॉकेट ऑप्शन, बाइनरी ऑप्शन, जितना भी कुछ भी है ना, कहीं पे भी किसी मार्केट में सब जगह काम आने वाली है। ठीक है। आयशा खान बोलते हैं ब्रदर 100% वर्किंग स्ट्रैटेजी, बिग रिस्पेक्ट सर, थैंक यू
आयशा जी। अथर कहते हैं लव फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू। लव फ्रॉम इंडिया। मिसराज अली कहते हैं सर एडवांस हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच भाई। मिसराज अली दोबारा कहते हैं सर आज मैंने आपकी स्ट्रैटेजी पे फर्स्ट टाइम रियल बैलेंस पे काम स्टार्ट किया, $10 से $19, आज के दिन का प्रॉफिट हो गया, वेरी गुड। सब लोग इनसे पूछ रहे हैं कौन सी स्ट्रैटेजी है भाई, भाई कैसे बताओ, इनको पता ही नहीं है स्ट्रैटेजी। देखोगे नहीं वीडियो तो पता कैसे लगेगी स्ट्रैटेजी। पर मुझे बहुत अच्छा लगा मिसराज भाई, आप प्रॉफिटेबल हैं, आपके लिए मैं ताली बजाता हूँ। मूवी मैन कहते हैं लगता है आपने अकाउंट फिर से जीरो कर दिया। हाँ भाई बिल्कुल जीरो किया, परफेक्ट मनी से मैंने डिपॉजिट विड्रॉल किया था ना, तो उसमें जीरो हो गया था मेरा अकाउंट। काली प्रसाद नायक कहते हैं भाई मैंने यूपीआई डिपॉजिट किया, फिर करेंसी चेंज किया यूएसडी में, विड्रॉल में कोई दिक्कत होगा क्या? भाई इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, आपकी मर्जी है आप कैसे भी विड्रॉल करो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आपने करेंसी एक्सचेंज कर ली तो जिससे भी करेंसी एक्सचेंज करी होगी, ओह सॉरी मैं थोड़ा गलत समझा, ये कह रहे हैं मैंने यूपीआई डिपॉजिट किया फिर करेंसी चेंज किया। अच्छा तो आपने करेंसी चेंज कर दी है, डॉलर्स में कर दी होगी, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो तो करेंसी है, चीज़ तो वही है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा। रूप कमल कौर कहते हैं सर कुछ ट्रेडर्स की वीडियो और उनके स्क्रीनशॉट में लाख लाख डॉलर्स शो होते हैं रियल अकाउंट में, वो मनी असली होती है? नहीं भाई वो असली नहीं होती। मैं हर बंदे का नहीं बोलूँगा, लेकिन 90 से अबव यानी 90% से ऊपर लोग, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऑफर हो रही हैं तुम्हें पता है, तो ऐसी चीज़ें भी ऑफर होती हैं 5-10 हज़ार रुपये में कि आपको सब कुछ रियल दिखेगा उसमें। ठीक है, मैं कितना भी बेवकूफ़ आपको बना सकता हूँ उसमें, आपको हज़ार हज़ार करोड़ करोड़, मैं करोड़ों का आपको उसमें चीज़ें दिखा सकता हूँ, लेकिन होगा कुछ भी नहीं वो। तो इसलिए मैं वो काम करता नहीं हूँ भाई, मैं 1000 से शुरुआत कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप छोटे अमाउंट से जब मेरी ट्रेडिंग देखो, 10-20 हज़ार से 10,000, अभी तक तो मैं 10,000 का अमाउंट लेके नहीं आया हूँ, 1500, 2000, 7000, इन सब चीज़ों को जब आप देखो तो आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि हाँ भैया छोटे को कैसे बढ़ाना है, बड़े को तो बढ़ा लेंगे जब हम छोटे को बढ़ा पाएंगे। ठीक है। सिजुका जी कहते हैं सर मैंने 28 को विड्रॉल किया था नेट बैंकिंग के थ्रू, पेमेंट अकाउंट में अभी तक नहीं आया है, कब तक आएगा प्लीज़ रिप्लाई। देखो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि विड्रॉल रेट डिपॉजिट रिलेटेड के लिए आप कोटेक्स पे सपोर्ट टिकट रेज करिए, वो आपको बता पाएंगे। 24 से 48 आवर्स में उनका रिप्लाई आता है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट मांगते हैं, उसके 24 घंटे में पेमेंट आ जाता है। ठीक है। और 24 ट्रेडर अंकित ये कहते हैं, क्या कहते हैं ये, हाँ एक मिनट, इनसे पहले मैं एक और कमेंट पढ़ना चाहूंगा जो कि है डेंजर मूवी करके कोई है, वो कहते हैं नो फाइनेंशियल हेल्प, ट्रेडिंग कैपिटल चाहिए, मैं ये टारगेट $10 टू $25,000 पूरा कर रहा था, $100 पे आके लॉस हो गया। मैं बोल रहा हूं ना कि मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी आपकी वजह से, एक पर हेल्प कर दो $50 की या $20 की, प्लीज़ मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, एक बार विश्वास करके दे दो सर प्लीज़। देखो भाई क्या बोले, 10,000 से 25,000 का इन्होंने टारगेट लिया, $100 पे ये आउट हो गए, अब ये मेरे से बोले $50 दे दो। भाई आप मेरे से, मैं कह रहा हूँ डॉलर तो बहुत दूर की बात है, मैं किसी को सेंट भी नहीं देने वाला यहाँ पे। ठीक है भाई। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, बैगर बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर के नज़रिए से सोचिए, वैसी अपनी लाइफ परफॉर्म करिए, और अगर आप बैगर हैं तो उसके नज़रिए से करिए। अब आपको फैसला करना है कि आप ट्रेडर हैं या बैगर हैं, जो आपने लिखा उससे आप समझ गए होंगे आप क्या हैं। 24 ट्रेडर अंकित भाई कहते हैं फीमा एक्ट के खिलाफ है यूपीआई, ओके, ये परफेक्ट मनी डिपॉजिट विड्रॉल पे बोल रहे हैं। तो इन्होंने सिर्फ मेरी एक वीडियो देखी थी, मैंने भी इनका कमेंट पढ़ा, मैंने कहा यार ये बंदा भी ऐसा ही है, लेकिन इन्होंने दूसरा कमेंट किया क्योंकि इन्होंने फीमा एंड फेरा वाली वीडियो देख ली, तो इन्होंने बोला वाह मेरे शेर दिल खोल दिया आज आपने दिल, लव यू ब्रो। चलिए आपने ये अच्छा किया दोस्त कि आपने जो भी कमेंट किया मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने वो दूसरी चीज़ को देखा समझा तो आपको समझ में आ गया कि हाँ वाकई ये सब चीज़ें होती हैं, पर हमारे को बताया इस तरीके से जाता है, हमें डरा के रखा जाता है, डरना नहीं है मेरे भाई। ठीक है। ओके बट शाह जी कहते हैं भाई अगर फंड का मसला है तो तुम्हारे भाई हेल्प करेंगे, आप बस बोलो कितना चाहिए। जो मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना हूं उसकी वजह से आज भी मेरा 17,000 का प्रॉफिट है, नो टेंशन एक दिन आएगा। चलो जी ठीक है, कोई बात नहीं। कमेंट सेक्शन हमारा पूरा हो चुका है दोस्तों, डिमांड सप्लाई को अच्छे समझ लेना, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ी सी बोरिंग लगे ये वीडियो, क्योंकि मुझे भी बोरिंग लगी थी, लेकिन भाई इस बोरिंग कॉन्सेप्ट ने बहुत सारी चीज़ें हमें समझना बताया है, जो आपको आने वाली 3-4 वीडियोस में पता लगेगा। क्योंकि अब अगली वीडियो मेरी आएगी एसएनआर लेवल पे, और उसके अगली एसएनआर लेवल के बाद फिर मैं ट्रेंड वगैरह करूँगा। एसएनआर लेवल की जब वीडियो लेके आऊँगा तो उसके कुछ टाइम बाद ही उसके हो सकता है उसके अगले या उसकी अगली वीडियो फिर मैं डिमांड एंड सप्लाई की लेके आऊँगा, और उसमें मैं आपको चार्ट पे डिमांड सप्लाई ड्रॉ करना बताऊँगा कैसे करते हैं। एसएनआर लेवल से भी ज़्यादा एडवांस चीज़ है ये,
ठीक है। तो इसलिए पहले इस बेसिक को समझ लो। इस बेसिक को समझ लिया ना भाई, वैसे आसान है पर थोड़ा बोरिंग लग रहा था, पर क्योंकि ट्रेडिंग की बात नहीं हो रही थी, पर आसान है, उसको समझ लेना, हो जाएगा। और गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब कल परसों मेरी वीडियो नहीं आ पाएगी क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ घूमने के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो मैंने अभी तक आपको बताया है आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद मैं आऊँगा तो अपनी एसएनआर लेवल की वीडियो लेकर के आऊँगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया एडवांसमेंट हमारा सप्लाई डिमांड का होगा, जो कि मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा किस तरीके से परफॉर्म होता है, और आपको लगेगा वाह क्या चीज़ बता दी, मज़ा आ गया। तो इस बेसिक को पहले ज़रूर समझना आज की वीडियो को, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि अब आप ट्रेडर बनने जा रहे हो। अभी तक तो चीज़ें थी वही कर रहे थे, अब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने जा रहे हो, तो इसको ज़रूर समझना। इसके अलावा बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरा एक स्ट्रैटेजी पे फिर से मेंटरशिप आने वाला है। ये मेरा सेकंड बैच होगा, और ये सेकंड बैच जो मेरा होगा वो मैं आपको डेट डिक्लेयर कर दूंगा, लेकिन आने वाले 4-5 दिन बाद ही मेरा वो सेकंड बैच होने वाला है। और मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता देता हूँ वो कब होगा। वो आपका 8 तारीख से स्टार्ट होगा। 8 तारीख से स्टार्ट होगा और 4 दिन का ये रहेगा, 8, 9, 10, 11, ये 4 दिन का मेंटरशिप बैच होगा। इसके लिए जो भी डिटेल होगी वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और बहुत ही बढ़िया होने वाली है। इस बार मैंने प्राइस पहले से भी काफ़ी कम कर दिया है, ठीक है। तो आपके लिए बेनिफिट होगा, और एक ही स्ट्रेटेजी को मास्टर करके आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे, छोटा छोटा प्रॉफिट ले पाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। और जो भी भाई नए हैं, आना चाहते हैं ट्रेडिंग के लिए, कोटेक्स के लिंक से अकाउंट बना के मुझे ट्रेडर आईडी भेजेंगे, उनको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा जो उनको पता लग जाएगा, ठीक है। उनको वाकई पता लग जाएगा कि प्रीमियम मेंबर्स के लिए देखो बेनिफिट मेरा अलग रहेगा। उनकी मैंने एक कैटेगरी डिफाइन करी है भाई, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। नॉर्मल मेंबर भी मेरा मेंबर है, लेकिन जो प्रीमियम मेंबर है, जो सारी चीज़ें मेरे साथ ही रह करके कर रहा है भाई, तो उसके लिए मैंने चीज़ें बहुत अच्छी रखी हैं भाई। जितना मैं अच्छा रख सकता हूँ, जितना रियायत कर सकता हूँ किसी भी चीज़ में, वो मैंने सब किया है, ठीक है भाइयों। तो आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, और मैंने आपको मेंटरशिप के लिए बता दिया है। बाकी कुछ भी हो तो मेरे टेलीग्राम पे आकर के मुझसे पूछ सकते हैं। और आपका दिन शुभ हो।